हेलो एस्पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अनुराग। वेलकम टू दिस सेशन। एस्पेरेंट्स, बताइए अभी हमारे स्टेट कितने हैं और यूनियन टेरिटरी कितना है। आप लोग भी बोले क्या पूछ रहे हैं सर आज सेशन के स्टार्टिंग में ही। फिलहाल 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है एस्पेरेंट्स, और ये कैसे बना इसी बात को आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एस्पेरेंट्स, ये देख रहे हैं, ये इंडिया का मैप है जो आपके लेफ्ट साइड में है। राइट साइड में एस्पेरेंट्स मेरे चैनल का लोगो है, स्टडी बाय अनुराग झा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारे अपडेट के बारे में पता चलता रहेगा। आज हम पढ़ेंगे एस्पेरेंट्स यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को, ठीक है। यूनियन और उसके टेरिटरी को पढ़ेंगे, ठीक है, बाय अनुराग झा, ठीक है एस्पेरेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है एस्पेरेंट्स। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, चलिए एस्पेरेंट्स शुरू करते हैं। आर्टिकल 1 to 4 अंडर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 से लेके 4 तक पार्ट 1 में कॉन्स्टिट्यूशन के डील करता है यूनियन और उसके टेरिटरी के बारे में। आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक पार्ट 1 में कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में डील करता है यूनियन और उसके टेरिटरी को। चलिए आगे देखते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब इंडिया, दैट इज इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। एस्पेरेंट्स ध्यान दें आप, आर्टिकल 1 कहता है क्या, इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, रेदर देन ए फेडरेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। दिस प्रोविजन डील विथ टू थिंग, वन पहला नेम ऑफ द कंट्री और दूसरा है टाइप ऑफ पॉलिटी, ठीक है एस्पेरेंट्स। ये जो प्रोविजन है डील करता है दो चीज़ों को, पहला नेम ऑफ द कंट्री के बारे में, दूसरा पॉलिटी के बारे में, ठीक है। यहाँ का देयर वाज नो यूनानिमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विथ रिगार्ड टू द नेम ऑफ द कंट्री, ठीक है एस्पेरेंट। आगे देखते हैं। सब मेंबर सजेस्ट द ट्रेडिशनल नेम भारत, कुछ मेंबर्स ट्रेडिशनल नेम भारत सजेस्ट किए और कुछ मेंबर जो एडवोकेट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने मॉडर्न नेम इंडिया सजेस्ट किया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। किन दोनों को, भारत और इंडिया दोनों को मिक्स कर दिया। इंडिया दैट इज भारत। हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है, एक मिनट स्टूडेंट्स, इंडिया, वो एक्चुअली पेन नहीं चल रहा था इसलिए, दैट इज भारत, हमारे संविधान में यही लिखा हुआ है। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दोनों को मिक्स करके क्या कर दिया, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है एस्पेरेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंडली द कंट्री इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर। जैसा कि हम सब जानते हैं कंट्री डिस्क्राइब कैसा है, यूनियन, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, फेडरल, ठीक है। स्ट्रक्चर तो फेडरलिज्म है लेकिन हम कंट्री कैसा है, यूनियन है, संघ है, मैं आपको बता चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द फेज यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज बीन प्रेफर्ड टू द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स फॉर द टू रीजन। B.R. अम्बेडकर साहब के हिसाब से यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है वो प्रेफर करता है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स से। इसका रीजन उन्होंने दिया, ऐसा क्यों है, यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों है, इसके लिए उन्होंने रीजन दिया। दो रीजन था। पहला रीजन है द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमॉन्ग द स्टेट लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। कितनी बार प्रीवियस सेशन में मैं आपको बता चुका हूँ, इंडिया का जो फेडरेशन है ये रिजल्ट नहीं है किसी एग्रीमेंट का, मतलब ये कोई एग्रीमेंट नहीं है जो यहाँ से कोई स्टेट चाहे तो सीड कर जाए, अलग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिका में जब चाहे, जब जो जिस स्टेट को जब अलग होना है तब अलग हो सकता है, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हम यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। और इसी का दूसरा कारण हम अभी देखते हैं पेरेंट्स, द स्टेट हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन। मैं बता चुका हूँ आपको ऊपर ही, स्टेट के पास कोई राइट नहीं है हट जाना, कहाँ से, संघ से। एग्जाम्पल मान लेते हैं, उत्तर प्रदेश कभी नहीं भारत से हट सकता है, आप ऐसे समझे, ठीक। The federation is an union because it is
एंड इंडस्ट्री, ये अच्छा है, इसका मतलब है अच्छा है, अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। द कंट्री इज एन इंटीग्रल होल एंड इट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है पेरेंट्स। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। पहला है टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी, टेरिटरी डेट में बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। स्टूडेंट ध्यान दे, आर्टिकल 1 में जो है लिखा हुआ है टेरिटरी ऑफ इंडिया को क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरी में। पहला कौन सा था? टेरिटरी ऑफ स्टेट, दूसरा यूनियन टेरिटरी जिसे आप यूटी भी कहते हैं, तीसरा जो ऐसा टेरिटरी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर करेगी, ठीक है पेरेंट्स। ध्यान रखेंगे आर्टिकल 1 में टेरिटरी को डिफाइन किया गया है, ठीक है। टेरिटरी को आप मान लीजिए सीमा, आप लेमन में समझे, इसे एक बाउंड्री मान सकते हैं टेरिटरी, सीमा बाउंड्री, जिसमें टेरिटरी ऑफ स्टेट आ जाता है, यूनियन टेरिटरी आ जाता है, और टेरिटरी जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर करेगी इन फ्यूचर, वो भी अच्छा, ठीक है पेरेंट्स। एग्जाम्पल मान लीजिए हम फ्यूचर में चाइना का एक्वायर कर लिए तो वो भी भारत का पार्ट हो जाएगा, ठीक है पेरेंट्स। आगे देखते हैं, काफी चाइना वाले परेशान करते हैं ना, चलिए आगे देखते हैं। द नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट आर मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एस्पेरेंट ध्यान देंगे, नेम ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट कहाँ पे मेंशन है? फर्स्ट शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन। मैं एक बार और दोहरा देता हूँ, स्टेट का नाम, यूनियन टेरिटरी और टेरिटोरियल एक्सटेंट मेंशन है फर्स्ट शेड्यूल हमारे संविधान में। हमारे संविधान के कहाँ पे मेंशन है? फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट और 8 यूटी, जैसा कि सभी स्टूडेंट जानते हैं, काफ़ी वैसे नहीं भी जानते होंगे तो आप जान लें, हमारे यहाँ 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है। पहले कितना था ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट pertaining टू द स्टेट आर एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स इन द सेम मैनर, ठीक है। However, the special provision under part 21 applicable to the state of Maharashtra, Gujarat, Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Telangana, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh, Goa, Karnataka override the general provision relating to the state as a class, ठीक है एस्पेरेंट्स। एस्पेरेंट्स आइए इस पॉइंट को समझते हैं। स्पेशल प्रोविजन दिया गया है पार्ट 21 में, ठीक है, अब कुछ स्टेट्स को, ठीक है, जिसमें है महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, ठीक है। इन सबको स्पेशल प्रोविजन की कैटेगरी में रखा गया। ओवरराइड द जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू द स्टेट एज ए क्लास, ठीक है, ओवरराइड किया गया जनरल प्रोविजन को रिलेटिंग टू द स्टेट एज ए क्लास। फर्दर द 5th and 6th schedule contain a separate provision with respect to the administration of schedule area and tribal area with the state। 5वां और 6ठा शेड्यूल, एस्पेरेंट्स जितना स्टार चाहे लगा ले, मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, फिर बताता हूँ। आइए समझते हैं इस बात को। 5th और 6th शेड्यूल में है सेपरेट प्रोविजन, किससे रिलेटेड? एडमिनिस्ट्रेशन करने से रिलेटेड, किसका? शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया का, ठीक है। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स आप इस बात को, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। नोटेबली द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज वाइडर एक्सपेंशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया। याद रखिए स्टूडेंट्स, काफी बार पूछ लिया जाता है। टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वाइडर एक्सपेंशन है किससे? यूनियन ऑफ इंडिया से, ठीक है। ध्यान रखेंगे बिकॉज, क्यों? लेटर इंक्लूड्स ओनली स्टेट्स while the formal includes not only the state but also the union territory and territory that may acquired by the government of India at any future time, ठीक है एस्पेरेंट्स। एस्पेरेंट्स ध्यान रखेंगे, टेरिटरी ऑफ इंडिया में जो है ये वाइडर एक्सपेंशन टर्म है, ये बहुत बड़ा टर्म है यूनियन ऑफ इंडिया से। यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट ही आता, ओनली स्टेट, में मार्क भी कर रहा हूँ। और टेरिटरी ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट ही नहीं, उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरी और टेरिटरी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर करेगी फ्यूचर में, वो भी आ जाता है। टेरिटरी ऑफ इंडिया वाइडर टर्म है, आप ध्यान रखेंगे, बड़ा टर्म है यूनियन ऑफ इंडिया से।
इस बात को ध्यान रखेंगे। क्यों है मैं बता चुका हूँ, इसमें सिर्फ स्टेट है यूनियन ऑफ इंडिया में, इसमें स्टेट के साथ साथ यूटी और साथ साथ ऐसा टेरिटरी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाद में एक्वायर करेगी इन फ्यूचर, वो भी आ जाता है टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है पेरेंट्स, द स्टेट्स आर द मेंबर ऑफ द फेडरल सिस्टम एंड शेयर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद द सेंटर। ठीक है पेरेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं स्टेट जो है हमारा मेंबर होता है कहाँ का, फेडरल सिस्टम का। सेंटर स्टेट मैं आपको बता चुका हूँ मेंबर है और पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है सेंटर के साथ, सेंटर। ठीक है, द यूनियन टेरिटरी एंड द एक्वायर्ड टेरिटरी ऑन द अदर हैंड आर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूटी को जैसा कि हम सब जानते हैं कौन एडमिनिस्टर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करती है गवर्नर के थ्रू, आप ध्यान रखेंगे। और यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। दिल्ली में कौन है, दिल्ली भी एक यूटी है, पता है आप लोगों को? आप बताइए कौन है दिल्ली के गवर्नर? अच्छा आप तो लिख ही दिए, अनिल बैजल साहब, वही है ना? चलिए अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा, वैसे अनिल बैजल साहब ही है। ठीक, मैं गलत नहीं। ठीक है पेरेंट्स, चलिए इसी तरह मजाक करते करते हम इस बुक को ख़त्म कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। Being a sovereign state, India can acquire a foreign territory according to the modes recognized by the international. पेरेंट्स ध्यान देंगे आप, सोवरन स्टेट की तरह भारत एक्वायर कर सकता है फॉरेन टेरिटरी को अकॉर्डिंग टू द मोड्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के थ्रू, जिसे हम सेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या कर सकता है? ट्रीटी कर सकता है, परचेज कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, लीज कर सकता है और प्लेबिसाइट कर सकता है। ठीक है, ऑक्यूपेशन टेरिटरी अनऑक्युपाइड बाय रिकॉग्नाइज्ड रूलर, कॉन्क्वेस्ट और सब्जेक्ट। ठीक है पेरेंट्स, ध्यान रखेंगे आप, इतना कुछ कर सकता है भारत फॉरेन टेरिटरी के साथ। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एक्वायर्ड सेवरल फॉरेन टेरिटरी सच एज दादर एंड नगर हवेली। एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिया हुआ है बुक में, इंडिया एक्वायर करता है कुछ फॉरेन टेरिटरी को जिसका एक नाम दिया हुआ है दादर और नगर हवेली को, गोवा को, दमन को, दीव को, देख सकते हैं, पुडुचेरी को, सिक्किम को, सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार। ठीक है, ठीक है, द एक्वाइजेशन ऑफ दिस टेरिटरी आर डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर। ठीक है, इस एक्वाइजेशन को हम आगे चैप्टर में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखें, संविधान के अकॉर्डिंग ही हम इसे एक्वायर कर सकते हैं फॉरेन टेरिटरी को। आर्टिकल 2, अब ये मत कहिए सर गोवा तो अपना है दमन, ये सब पहले फॉरेन टेरिटरी था, गोवा को पोर्तुगीज ने 1961 में छोड़ा था। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इस बात को, पूछ लिया जाता है 1961 में गोवा को छोड़ा गया था। ओहो सॉरी फॉर द इंटरप्ट गाइस। Article 2 empower the Parliament to admit into the Union of India or establish new states or such term and condition as it think fit। ठीक है पेरेंट्स, आर्टिकल 2 में क्या दिया है? द पार्लियामेंट एडमिट कर सकता है यूनियन ऑफ इंडिया को, एस्टेब्लिश कर सकता है न्यू स्टेट्स को और सच टर्म्स और कंडीशन को। ठीक है पेरेंट्स, ध्यान रखेंगे। जनरली लोग ये कहते हैं लेमन में आर्टिकल 2 को हम समझे, जो हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं न्यू स्टेट्स को, यही बात लिखा हुआ है आर्टिकल 2। ठीक है, लेमन में इस बात को समझिए, बाकी स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है। फर्स्ट आर्टिकल 2 ग्रांट 2 पावर ऑफ द पार्लियामेंट, 2 पावर पार्लियामेंट को ग्रांट करता है, देता है कौन? आर्टिकल 2। आइए देखते हैं फर्स्ट में क्या दिया है, द पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, नया स्टेट्स बना सकता है पार्लियामेंट। सेकेंड बात क्या दिया गया देखते हैं, द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। एस्पेरेंट दोनों बात अलग अलग है, ध्यान से देखेंगे आप। एस्पेरेंट दो अलग अलग बात है, यहाँ पे पावर है एडमिट करने का यूनियन ऑफ इंडिया में न्यू स्टेट को, और यहाँ ये कहा जा रहा है पावर है पार्लियामेंट को एस्टेब्लिश करने का न्यू स्टेट्स, नया स्टेट्स बनाने का भी पावर। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। The first refers to the admission of the state which are already in existence। पहला के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है एडमिशन ऑफ स्टेट जो पहले से एग्जिस्ट, while the second refer to the establishment of state which are not in existence। ठीक है, फर्स्ट में इसके मुताबिक, ठीक है, इसके मुताबिक क्या कहा जाता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है उसको न्यू स्टेट्स में रखना, एडमिशन देना,
और सेकेंड में जो है पावर एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, जो एग्जिस्ट नहीं करता, नया स्टेट्स बना, समझे आप इसको ऐसे समझे। ये पहले इसमें एग्जिस्ट नहीं करता था स्टेट सेकेंड पॉइंट में, और इसमें एग्जिस्ट करता था, उसको यूनियन में लाना, ठीक है। नोटेबली आर्टिकल 2 रिलेट टू द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। याद रखेंगे एस्पेरेंट्स, पहले भी नोटेबली लगा हुआ है। आर्टिकल 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 2 रिलेट करता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट न्यू स्टेट का, जो पार्ट नहीं है संघ का। चलिए देखते हैं आर्टिकल 3 में क्या है। आर्टिकल 3 ऑन द अदर हैंड रिलेट टू द फॉर्मेशन ऑफ और चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। एस्पेरेंट्स ध्यान देंगे, आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है जो फॉर्मेशन कर सकता है और चेंज कर सकता है एग्जिस्टिंग स्टेट को यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है एस्पेरेंट्स, यही बात ध्यान रखेंगे आप। इन द अदर वर्ड आर्टिकल 3 डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट इंटरसे ऑफ द टेरिटरी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। एस्पेरेंट मैं पहले ही बता चुका हूँ, रीएडजस्टमेंट चेंज एक ही वर्ड है। आइए देखते हैं आगे। पार्लियामेंट पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स। आर्टिकल 3 ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू, पार्लियामेंट के पास पावर है रीऑर्गेनाइज करने का स्टेट को, ठीक है। आर्टिकल 3 इस बात को ऑथराइज देता है, पार्लियामेंट के पास पावर तो है रीऑर्गेनाइज करने का स्टेट को, लेकिन कहाँ से पावर आया? तो आर्टिकल 3 से है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं एक एक वर्ड को ऐसे बता रहा हूँ जैसे कोई न्यू स्टूडेंट पढ़ेगा पॉलिटी का, जो कभी पॉलिटी नहीं पढ़ा है उसे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हमारी टीम 24 आवर के अंदर आपको रिप्लाई देगी। फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय द सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनिटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ ए स्टेट और बाइंग यूनिटिंग एंड टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट, ठीक है एस्पेरेंट्स। एस्पेरेंट ध्यान दें, आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ है? फॉर्म करना है न्यू स्टेट को, ठीक है, सेपरेट करना है टेरिटरी को फ्रॉम एनी स्टेट से, और का मतलब या होता है, ठीक, या यूनिटिंग 2 और मोर स्टेट्स और ए पार्ट्स ऑफ स्टेट बाय यूनिटिंग बाय एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट, ठीक। इंक्रीज करना है किसी भी एरिया के स्टेट में, डिमिनिश करना है मतलब घटाना है, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, बाउंड्री को कम करना है, घटाना है, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट्स, ये सब कहाँ होगा? आर्टिकल 3 में होगा। हाउएवर आर्टिकल 3 लेस डाउन द 2 कंडीशन इन दिस रिगार्ड। आर्टिकल 3 में 2 कंडीशन है, पढ़ेंगे। पहला कंडीशन है ए बिल contemplating the above changes can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेरेंट्स, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 3 कहता है, ठीक है एस्पेरेंट्स ध्यान दें आप, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। आर्टिकल 3 में ये बात कहा गया है, इसको 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन में कहा गया किसी भी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट का पहले रिकमेंडेशन लेना होगा, और इसी का दूसरा बात कहा जा रहा है बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज रेफर टू द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू विद स्पेसिफाइड। पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लेना होगा, और प्रेसिडेंट चाहे तो जिस स्टेट का, मान लीजिए यहाँ पे काफ़ी सारा पॉइंट है, इंक्रीज करना है किसी स्टेट के एरिया को, डिमिनिश करना है, तो उस स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर के पास उस बिल को भेज सकते हैं। बट एक चीज़ यहाँ आप ध्यान रखें, उनका रिकमेंडेशन बाउंड नहीं रहेगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को जो करना है वो करेंगे ही, बट एक बार उनका व्यू वो चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। यही पार्ट 2 में लिखा गया, उनका बाउंड नहीं रहेगा। पेरेंट्स मैं रिपीट कर दिया हूँ, ये नहीं स्टेट लेजिस्लेचर कहेंगे नहीं मुझे अपना बाउंड्री को नहीं कम करना, तो प्रेसिडेंट कहेंगे घबरा के नहीं 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 ठीक है, ये बोलाने के बदलने के नहीं बदल, ऐसा नहीं होगा। अगर स्टेट लेजिस्लेचर के सिर्फ व्यू को सुना जाएगा, जो आप क्या चाहते हैं हो नहीं हो, बस उन्होंने यस कहा तो और बढ़िया, नहीं कहा तो उससे और बढ़िया, उससे ज़्यादा बढ़िया, ठीक है। उनके ऊपर बाउंड नहीं है, ठीक है, प्रेसिडेंट के ऊपर बाउंड नहीं रहे, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, आगे देखते हैं। Further, the power of parliament to form new state, including the power to form new states or union territory by uniting part of any state or union territory to any other state or union territory। एस्पेरेंट्स जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, पार्लियामेंट के पास पावर है फॉर्म करने का न्यू स्टेट्स को, इंक्लूड द पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट्स और यूनिटी
बाय यूनाइटिंग ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनिटी टू एनी अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ऐसा तो हम जानते हैं। अभी अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। पार्लियामेंट के पास पावर है। किस आर्टिकल के तहत बनाया गया? आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, द प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड मे आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम इवन इफ द व्यूज आर रिसीव्ड इन टाइम। एज पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ी देर पहले नेक्स्ट स्लाइड में बताते हुए आया कि प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर के पास जो वो बिल भेजेंगे, कौन सा बिल, यहाँ देखिए एक मिनट, ये वाला बिल आर्टिकल 3 से रिलेटेड बिल, वो बाउंड नहीं रहेगा प्रेसिडेंट पे। स्टेट लेजिस्लेचर एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे वो उनकी मर्जी, उनका व्यू बस जानना था। प्रेसिडेंट पे कोई बाउंड नहीं है, प्रेसिडेंट को वही करना है जो उन्होंने सोचा है। फर्दर इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक ए फ्रेश रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर एवरी टाइम अमेंडमेंट टू द बिल इज मूव एक्सेप्ट इन पार्लियामेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे आप। In case of a union territory, no reference need be made to the concerned legislature to ascend its view, and the parliament can itself take any decision at stake. Aspirants, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनियन टेरिटरी में वो रेफरेंस वो व्यू भी नहीं ले सकते हैं। कहाँ से लेंगे? एस्पेरेंट्स सिर्फ दो ही तो यूटी है जहाँ पे लेजिस्लेचर है। कहाँ कहाँ? पहला दिल्ली और दूसरा पौंडुचेरी, बाकी तो जगह लेजिस्लेचर ही नहीं है, तो व्यू ही नहीं लेंगे। और दिल्ली और पौंडुचेरी में लेजिस्लेचर है तो वहाँ व्यू लेना पड़ेगा। ठीक, it is thus clear that the constitution authorizes the parliament to form new states or alter the area boundaries or names of existing state without their consent। ठीक है एस्पेरेंट्स, इस बात को समझिए आप। पार्लियामेंट के पास पावर है फॉर्म करने का न्यू स्टेट्स, अल्टर द एरियाज बाउंड्रीज नेम और एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट देयर कंसेंट, बिना किसी के, आप कंसेंट का मतलब एग्री, सहमत होना, बिना किसी स्टेट के सहमत होने के। ठीक है, इन द अदर वर्ड्स द पार्लियामेंट कैन रिड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। इसको अगर हम अदर वर्ड्स में समझे तो पार्लियामेंट रिड्रॉ कर सकती है, रिड्रॉ कर सकती है पॉलिटिकल मैप को भारत में अपने अकॉर्डिंगली, अपने क्षमता के अकॉर्डिंगली। हैंस द टेरिटरी इंटीग्रिटी और कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देयरफॉर इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज इंडस्ट्रियल यूनियन और डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इस बात को ध्यान रखेंगे, इंडस्ट्रियल यूनियन और डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, ये अच्छा है, मतलब अलग नहीं हो सकता है यूनियन से। कौन? स्टेट। ध्यान रखेंगे, इंडस्ट्रियल यूनियन और डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। पेरेंट्स ध्यान रखेंगे, मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ। इंडस्ट्रियल यूनियन, इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन और डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर दिया आपको। The union government can destroy the state where the state government cannot destroy the union। ध्यान रखेंगे, यूनियन गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार डिस्ट्रॉय तो कर सकती है राज्य सरकार को, लेकिन राज्य सरकार नहीं डिस्ट्रॉय कर सकती है केंद्र सरकार को। In USA, on the other hand, the territorial integrity or the continued extension of the state is guaranteed by the Constitution। एस्पेरेंट्स ध्यान रखेंगे, यूएसए में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस स्टेट का गारंटी कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ का? अमेरिका का। द अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट फॉर्म न्यू स्टेट्स। अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट जो है नहीं फॉर्म कर सकती है नए स्टेट्स को। ठीक है पेरेंट्स, और अल्टर द बाउंड्रीज और एग्जिस्टिंग ऑफ स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। अमेरिकन का जो फेडरल गवर्नमेंट है, अमेरिका का जो राज्य सरकार, आप इस बात को ऐसे समझे, वो नहीं किसी भी स्टेट के बाउंड्री को चेंज कर सकती है, नहीं उसका नाम बदल सकती है बिना उस स्टेट से परमिशन के बगैर। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है, आपको बता चुका हूँ। हम व्यू लेते हैं स्टेट लेजिस्लेचर से, पर वो बाइंडिंग नहीं है, उनका जो है हम देख लेंगे। ठीक है, पर यहाँ अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। दैट इज वाई द यूएसए इज डिस्क्राइब्ड एज इंडस्ट्रियल
प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो गई थी। इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट, ठीक है। Moreover, the Constitution Article 4 itself declared that laws made for admission or establishment of new states under Article 2 and formation of new states and alteration of areas, boundaries or name of existing states, बता चुका हूँ, under Article 3 are not to be considered an amendment of the Constitution. Under Article 368 अमेंडमेंट का आर्टिकल है, ये याद रखेंगे। आर्टिकल 368 के तहत ही भारत के संविधान के किसी भी पार्ट को हम अमेंड कर सकते हैं। दिस मीन दैट सच लॉ कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ठीक है एस्पेरेंट्स। एस्पेरेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 4 में दिया गया है। ये बात दिया गया है कि जो भी एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट करेंगे हम नए स्टेट्स का आर्टिकल 2 के हिसाब से, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और अल्टरनेशन ऑफ एरिया, बाउंड्रीज और नेम एग्जिस्टिंग आर्टिकल 3 को कंसीडर नहीं किया जाएगा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नहीं समझे होंगे, मैं एक बार और समझाता हूँ। आर्टिकल 4 इस बात को कहता है कि जो बात आर्टिकल 2 में लिखा गया है और जो बात आर्टिकल 3 में लिखा गया है, अगर उस बात को फॉलो किया जा रहा है तो अमेंडमेंट के कैटेगरी में वो नहीं आएगा। मतलब अंडर आर्टिकल 368 के तहत उस बात को हम अमेंड नहीं करेंगे, डायरेक्टली हो जाएगा। दिस मीन दैट लॉ सच कैन बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी, मतलब उस लॉ को हम सिंपल मेजोरिटी के तहत पास कर देंगे और वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के तहत हो जाएगा, ठीक है। एक बार और समझिए, आर्टिकल 2 में क्या क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, ये सब है, ठीक है। ये आर्टिकल 3 में था एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है। ये आर्टिकल 2 में था। आर्टिकल 3 में था न्यू स्टेट्स और अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज, नेम एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ये आर्टिकल 3 में था। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, मैं एक बार और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में के हिसाब से, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के हिसाब से जो भी संविधान में अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो वो 368 के तहत चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर के हिसाब से ही चेंज होगा, ठीक है। ये बात आर्टिकल 4 कहता है। मैं आपको एक बार और समझाऊंगा इसे इरेज करके। एस्पेरेंट्स, बार बार समझाने का एक ही मतलब है कि आप उस चीज को सीख लें। काफी बार बच्चे को ये चीज परेशान करती है। बच्चे को काफी बार ये चीज पता नहीं होता है। क्या कहता है आर्टिकल 4? आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 में जो चीज लिखा हुआ है, जो कि है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, और आर्टिकल 3 में जो लिखा हुआ है न्यू स्टेट्स और अल्टरेशन एरियाज और बाउंड्रीज नेमिंग एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ये कंसीडर नहीं किया जाएगा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, ठीक है। मतलब आर्टिकल 368 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे सिंपल मेजोरिटी के तहत ही पास कर दिया जाएगा। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से रिलेटेड जो भी बात लिखी हुई है उसको सिंपल मेजोरिटी के तहत ही पास कर दिया जाएगा, उसके लिए अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे पेरेंट्स, ठीक है। मैं आपको काफ़ी बार समझा चुका हूँ, नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें या वीडियो का बार बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा। Does the power of Parliament to diminish the area of a state under Article 3 include also the power to cede Indian territory to form a foreign country? This question came up from examination before the Supreme Court in a reference made by the President in 1960. Aspirants, यहाँ बताया जा रहा है क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि अपने एरिया को डिमिनिश कर दे, और क्या उसके पास पावर है कि सीड कर दे, मतलब अपनी टेरिटरी किसी को दे दे, फॉरेन कंट्री को दे दे। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया था सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस 1960 में, ठीक है। आइए उस चीज को देखते हैं। The decision of the central government to cede part of a territory known as Berabari Union, West Bengal to Pakistan led to a political agitation and controversy and thereby necessitated the presidential reference.
यहाँ इस बात को मेंशन किया गया है, डिसीजन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का सीड करने का, किसी भी मतलब अपना टेरिटरी किसी को दे देने का, ये बेराबरी यूनियन केस था, वहाँ बताया गया, वेस्ट बंगाल का पाकिस्तान से रिलेटेड था। ये काफ़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में रहा, इसके लिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस भी कराने पड़े थे। चलिए आइए देखते हैं क्या सब था। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री। ध्यान दें इस बात को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पावर जो है पार्लियामेंट का डिमिनिश करने का एरिया आर्टिकल 3 के मुताबिक ये कवर होता है, डज नॉट कवर सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री। ये सिर्फ आप बाउंड्री को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, आर्टिकल 3 अभी हम पढ़ते हुए हैं, ध्यान नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करें, बैक जाए फिर पढ़ें, वैसे नहीं पढ़ पाएंगे, बार बार अगर रिपीट करेंगे तो फिर आगे कैसे चलेंगे। ठीक, तब आपके पास पावर है, लेकिन ये पावर नहीं है कि आप फॉरेन कंट्री को दे दें। आप डिमिनिश कर सकते हैं किसी भी एरिया को, पर अपने ही कंट्री, अपना ही पार्ट रहेगा वो, किसी फॉरेन कंट्री को आप नहीं दे सकते। आइए आगे देखते हैं। हैंस इंडियन टेरिटरी कैन बी सीड टू ए फॉरेन स्टेट ओनली बाय द अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 3। लेकिन अगर फिर भी देना आप चाहते हैं किसी फॉरेन कंट्री को, तो आपको अमेंड करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को अमेंड करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको आर्टिकल 368 की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आर्टिकल 2 और 3 के हिसाब से हम लोग क्या पढ़े थे, जो इस बात को आर्टिकल 4 क्या कहता है, 2 और 3 में जो बात लिखी हुई है उसके लिए हमें आर्टिकल 368 का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, सिंपल मेजोरिटी से ही हो जाएगा, उसे ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर भी कहते हैं। Consequently, the 9th Constitutional Amendment Act 1960 was enacted to transfer the said territory to Pakistan। ठीक है, 9th Constitutional Amendment Act 1960 में हमने किए थे और ट्रांसफर किए थे टेरिटरी पाकिस्तान को। On the other hand, the Supreme Court in 1969 ruled that the settlement of boundary dispute between India and another country does not require a constitutional amendment। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1969 में, 1969 होता है ना, 69-70, ठीक, सॉरी फॉर 1969 में कहा कि बाउंड्री डिस्प्यूट जो होगा इंडिया और दूसरे कंट्री के हिसाब से, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन इट कैन बी डन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, और ये एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत ही हो जाएगा। इट डज नॉट इन्वॉल्व सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री। ठीक है पेरेंट्स, इस लास्ट वर्ड को आप समझे पेरेंट्स, इसका ये मतलब, लास्ट वर्ड में ये कहा जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि इंडियन टेरिटरी फॉरेन कंट्री को दे दी जाएगी। ठीक है, मजे में ही नहीं दी जाएगी, बाउंड्री डिस्प्यूट के लिए अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, ऐसा कहा था 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने। एक्सचेंज ऑफ द टेरिटरी विद द बांग्लादेश, आइए देखते हैं इसमें क्या है। 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 2015 का, एनेक्ट किया और गिव effect the acquiring of certain territory by India and transfer of certain other territory to Bangladesh। 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हमने कुछ ट्रांसफर किए, कुछ पार्ट टेरिटरी बांग्लादेश को, इन परसुएंस ऑफ एग्रीमेंट एंड इट्स प्रोटोकॉल इंटर इनटू बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बांग्लादेश। अंडर दिस डील इंडिया ट्रांसफर 111 इनक्लेव्स टू बांग्लादेश, वाइल बांग्लादेश ट्रांसफर 51 इनक्लेव टू इंडिया। इस पर ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये हाल का ही बात है, और सरकार भी उसी टाइम आई थी, 2014 में ही आई थी मोदी गवर्नमेंट, तो उसके बाद की न्यू बुक्स में, न्यू एडिशन में ये बात थी, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की हमने किया था 2015 में, और बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए हमने कुछ ट्रांसफर किया था, कुछ टेरिटरी को, और उनसे कुछ लिया भी था। इस डील के मुताबिक इंडिया ट्रांसफर किया 111 इनक्लेव्स को बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ट्रांसफर किया 51 इनक्लेव्स इंडिया को। ठीक है, इन एडिशन द डील ऑल्सो इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एडवर्स पोजिशंस एंड द demarcation of a 6.1 undemarcated border stretch for these three purposes. The amendment modified the provision related to the territories of 4 states, Assam, West Bengal, Meghalaya, Tripura. In the first schedule of the Constitution, background of this amendment is as follows. एस्पेरेंट ध्यान देंगे, इस डील को करने के लिए, किस डील को, ट्रांसफर जो कर रहे थे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, 111 इनक्लेव जो किए थे, डिमार्केशन करना पड़ा। डिमार्केशन एक न्यू वर्ड है, आप इसका मतलब ध्यान रखेंगे। बॉर्डर लाइन होता है, इसका मतलब होता है बॉर्डर लाइन जो सेपरेट करती है दो चीज को। 6 किलोमीटर
अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्टेट्स, ठीक है। इस 3 पर्पस के लिए, ऑफ दीज 3 पर्पस, अमेंडमेंट को मॉडिफाइड किया गया, प्रोविजन रिलेटेड टू द टेरिटरी ऑफ 4 स्टेट, अमेंडमेंट किया गया 4 स्टेट में, किस किस में, असम में, वेस्ट बंगाल में, मेघालय में, त्रिपुरा में, फर्स्ट शेड्यूल के मुताबिक, ठीक है। द बैकग्राउंड ऑफ दिस अमेंडमेंट इज एज फॉलोज, मैं बता चुका हूँ आपको, आगे देखते हैं। फर्स्ट में है, इंडिया एंड बांग्लादेश हैव कॉमन लैंड बाउंड्री of approximately 1496.7 किलोमीटर, ठीक है पेरेंट्स। द इंडिया ईस्ट पाकिस्तान लैंड बाउंड्री वाज डिटरमाइंड एज पर द रेड क्लिफ अवार्ड ऑफ 1947, ठीक है पेरेंट्स, ध्यान रखेंगे। कॉमन लैंड बाउंड्री है इंडिया और बांग्लादेश का, कितना, 1496.7 किलोमीटर का। इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान लैंड बाउंड्री वाज डिटरमाइंड किया जाता है रेड क्लिफ अवार्ड ऑफ 1947 से, ठीक है, अब ध्यान रखेंगे। डिस्प्यूट अराउज आउट ऑफ सम प्रोविजन इन द रेड क्लिफ अवार्ड, रेड क्लिफ अवार्ड इसे आप लाइन भी कर सकते हैं, विच वे आर साउट टू बी रिजॉल्व थ्रू आउट द बैगी अवार्ड इन 1950, ठीक है, डिस्प्यूट अराउज हो गया था, अराइज हो गया था। अनदर एफर्ट वाज मेड टू सेटल दिस डिस्प्यूट बाय द नेहरू नून एग्रीमेंट, और किसके तहत हमने डिस्प्यूट को सेटल किया था, नेहरू नून एग्रीमेंट के तहत 1958, ठीक है। However, this issue relating to division of Beira-Beri Union was challenged before the Supreme Court. इस इश्यू को रिलेटेड डिवीजन चैलेंज किया गया बेरा-बेरी यूनियन केस के तहत सुप्रीम कोर्ट में। टू कंप्लाई विद द ओपिनियन रेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था 9th अमेंडमेंट करके, इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया गया था। ड्यू टू द कंटिन्यूअस लिटिगेशन एंड द अदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट एट दैट टाइम, द कॉन्स्टिट्यूशन 9th अमेंडमेंट 1960 कुड नॉट बी नोटिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ टेरिटरी इन फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान, प्रेजेंटली बांग्लादेश। एस्पेरेंट्स ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ड्यू टू द कंटिन्यूअस लिटिगेशन, इसका मतलब होता है, लिटिगेशन का मतलब होता है लीगल एक्शन लेना, ठीक है। कंटिन्यूअस लीगल एक्शन लेना और अदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड उस समय में कॉन्स्टिट्यूशन में 9th अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1960 को नोटिफाइड नहीं किया गया टेरिटरी में द फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान, प्रेजेंटली बांग्लादेश। किस एक्ट के तहत किया गया था, 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1960, ठीक है। ऑन May 16, 1974, द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश कंसर्निंग द डिमार्केशन ऑफ द लैंड बाउंड्री एंड related matter was signed between both the countries to find a solution to the complex nature of the border demarcation involved. 16 मई 1974 को इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बाउंड्री जो था एग्रीमेंट किया गया, आप देख सकते हैं लैंड बाउंड्री को डिसाइड किया गया, ठीक है। दिस एग्रीमेंट वाज नॉट रेटिफाइड एज इट इन्वॉल्व इंटर एरिया ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी विच रिक्वायर्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एस्पेरेंट्स ध्यान देंगे, लास्ट पॉइंट में कहा गया है इस एग्रीमेंट को रेटिफाइड नहीं किया गया और इन्वॉल्व नहीं किया गया इस चीज़ में, और अगर कहा गया कि ट्रांसफ़र अगर करेंगे हम टेरिटरी का तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिक्वायर्ड ही रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, इन दिस कनेक्शन इट वाज आल्सो रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द प्रिसाइज एरिया ऑन द ग्राउंड विच वुड बी ट्रांसफर्ड। Subsequently, the issue relating to the demarcation of the undemarcated boundary, the territory in adverse possession and exchange of enclaves were identified and resolved by signing a protocol on September 6, 2011, which formed an integral part of land boundary agreement between India और बांग्लादेश। इस डेट को आप याद रखेंगे, 6 सितंबर 2011 को लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया गया था बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, कब, 1974 में। द प्रोटोकॉल वाज प्रिपेयर्ड विद सपोर्ट एंड कंकरेंस ऑफ द concerned state government of Assam, Meghalaya, Tripura and West Bengal। इस पॉइंट को समझे एस्पेरेंट्स, प्रोटोकॉल को प्रिपेयर किया गया विद द सपोर्ट ऑफ कंकरेंस ऑफ कंसर्न्ड स्टेट, और कौन कौन था इस कंसर्न किया गया स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और स्टेट थी असम, मेघालय, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये जो है बाउंड्री को टच करती है बांग्लादेश के साथ, आप ध्यान रखेंगे इस बात को, ये सब स्टेट्स। एस्पेरेंट्स आज यहीं तक रखते हैं, मेरे पास आगे भी स्लाइड है पर आज यहीं तक रखते हैं वरना काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा। एस्पेरेंट्स मैं यहीं पे आपका 2 मिनट लेते हुए फिर सेशन को वाइंड अप कर दूँ। एस्पेरेंट्स देश में बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है, इसका 3rd वेव आने वाला है, आप ध्यान रखेंगे।
एज पेरेंट्स ज़रूरत पड़ने पे ही घर से बाहर निकले और आप लोग टीका लगवा लें। जिन भी बच्चों ने टीका नहीं लगवाया, अपने जिनके माता पिताओं ने नहीं लगवाया, वो सब टीका लगवा ले, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज है ये, ठीक है एज पेरेंट्स। चलिए तो फिर मस्त रहे, व्यस्त रहे। जय हिंद।